नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश और आपका स्वागत नीतीश सिंह की और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले निश्चिता के साथ, जिन्होंने MHTCT में 99.4 परसेंटाइल स्कोर किए। तो आज आपको पूरा गाइड करेंगे उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया एंड उनकी जर्नी के बारे में बात करने वाले। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। तो आप एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो, मेरा नाम निशिता बाहिती है। मैं कोल्हापुर से हूँ। अभी VJTI में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हूँ। ओके, तो निशिता, आपका जो 11-12 था, स्टार्टिंग में क्या था, कैसा गया आपका 11-12? ओके, सो मैंने 10th में डिसाइड नहीं किया था कि मुझे PCM लेना है। हाँ। 10th के एग्ज़ाम के बाद आई स्टार्टेड फॉर कोचिंग। और मतलब इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में, मतलब जैसे बच्चे बहुत पहले से पढ़ना चालू करते हैं, मैंने वैसे नहीं किया है। मैंने 11th-12th में ही चालू किया है। एंड हाँ, 11th-12th में बहुत मेहनत की। सही मेहनत किया तो ही तो 99 आया, वो तो सही है। तो आपने स्पेसिफिक MHTCT के लिए कब डिसाइड किया आपको प्रिपेयर करना है? सो टू बी रियली फ्रैंक, MHTCT का कुछ प्लान था नहीं। JEE में 96 आया और उससे एडमिशन कहीं हो नहीं रहा था। सो लास्ट थॉट था कि बिट्स भी नहीं हो रहा है तो MHTCT पे फोकस करना पड़ेगा। ओके, तो आपने MHTCT के लिए कौन कौन से स्टडी मटेरियल एंड चैनल्स को फॉलो किया था? लाइक कुछ तो देखा रहेगा ना लास्ट टाइम में क्या करना है MHTCT को लेके। यूट्यूब चैनल एज सच रिकमेंडेशंस मेरे पास नहीं है, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारा मैं जहाँ जाती थी वो एकेडमी में ही हमारा सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक 12 घंटे का कोर्स रहता था, हर सब्जेक्ट 3 घंटा। सो वहीं पे हम लोग करते थे फुल टाइम प्रैक्टिस, डाउट सेशंस। रात को भी हम वहाँ 11 बजे तक रुकते थे। सो यूट्यूब से एज सच नहीं किया है। वहाँ पे टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव थे उस सब लेके, तो यूट्यूब चैनल के रिकमेंडेशंस नहीं है मेरे पास। ओके, नहीं सही बात है भाई। जो अगर इन्होंने ऑफलाइन कोचिंग में पूरा पढ़ा है तो ऑनलाइन की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप ऑफलाइन से कर रहे हो तो इन्होंने जो उनका था एक्सपीरियंस उन्होंने बता दिया। अभी हम बात करें MHTCT में PYQ का कितना रोल रहता है, लाइक आपको क्या लगता है इसके हिसाब से? बहुत रोल है। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। लाइक मेरे शिफ्ट में मैं खुद का अगर एक्सपीरियंस बोलूँ कि तो 2 PYQs रिपीट हुए थे। कुछ करो ना करो, लास्ट के 10 दिन में एटलीस्ट सारे PYQs तो देख के नहीं होने ही चाहिए। लाइक कंप्लीट तो होना चाहिए एटलीस्ट लास्ट 5 साल का। मतलब अगर आप MHTCT एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कम से कम 5 साल का PYQ करके जाओ, जो इनका एक्सपीरियंस है। एंड PYQ रिपीट होते हैं, इनके भी शिफ्ट में PYQ रिपीट हुए थे, इन्होंने बताया। आपका PCM को लेकर अप्रोच क्या था? लाइक आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कैसे पढ़ती थी? फिजिक्स और आंसर रिपीट करो। हाँ, जो है वो PCM। ओके, सो मैं मैथ से बेसिकली बहुत ज़्यादा डरती थी। मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे जैसे मैं पढ़ती गई तो समझ आ रहा था कि मेरा स्ट्रेंथ है वो, और मुझे समझ भी बहुत ज़्यादा वही रहा है। सो मैंने उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। उसमें मार्क्स कैसे ज़्यादा स्कोर हो सकते हैं देखा, क्योंकि मैं मैथ्स बहुत ट्राई करी थी बट वो नहीं हो पा रहा था मेरे से। सो ऐसा नहीं था, बट मैंने मैथ्स में फिर जो ईजी क्वेश्चन है वो छूटने नहीं चाहिए, ये ट्राई किया। लाइक हाथों के मार्क्स नहीं जाने चाहिए। और केमिस्ट्री और फिजिक्स का कैसा अप्रोच था आपका? केमिस्ट्री और फिज़िक्स हमारी हर वीक हमारे एकेडमी में टेस्ट होती थी। जितना पढ़ा है हमने उस वीक में, वो सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन 3 टेस्ट होगी कंपलसरी। वो देना ही पड़ता था हमें, वरना लाइक पनिशमेंट्स होते थे उसके लिए बेसिकली। सो अपने सामने एक टारगेट रखो कि अगर आपको पता है आप टेस्ट नहीं दोगे ना तो क्वेश्चंस फेस नहीं कर पाओगे एग्जाम में। क्वेश्चन देख के सिर्फ फॉर्मूलाज याद आएगा बट उसमें अप्लाई क्या करना है समझ नहीं आता। सो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करो। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। थ्योरी भी उतनी इंपॉर्टेंट है बट पेपर्स उनको देख के और टाइम लगा के पेपर सॉल्व करना। ऐसे बच्चे करते हैं कि हाँ पूरे दिन में इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बाद में 3 घंटे में उतने बन नहीं पाते एग्जाम में, क्योंकि हमें ऐसे आलस करके बैठने की आदत हो जाती है। सही बात है। तो इनका कहने का मेनली मतलब ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना चाहिए, लाइक अपने आप को टेस्ट करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो एंड उसको टाइमर के साथ लगाओ कि आप किए नहीं जा रहे हो, एक टाइम के अंदर कर रहे हो उस चीज़ को। तो अभी हम बात करें, आपको ही मालूम है कि CET JEE जो भी एग्ज़ाम है उसमें मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आप मॉक टेस्ट कैसे देती थी और उसको एनालाइज कैसे करती थी जो बाद में उसकी कोई गलती ना हो? मैंने ऑनलाइन कम प्रेफर किया ताकि मेरे डाउट्स बहुत इजीली सॉल्व हो पाए, इसलिए मैंने ऑफलाइन ज़्यादा प्रेफर किया। ऑफलाइन मैं जहाँ पे मैं रहती थी कोल्हापुर में, वहाँ पे मैंने जहाँ मैं एकेडमी में जाती थी वहाँ तो टेस्ट होती थी। एक और एकेडमी में सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए पे किया था एंड वहाँ पे मैं सिर्फ मॉक टेस्ट देने जाती थी, और ताकि डाउट सॉल्विंग उसका होने के बाद जल्दी से जल्दी हो सके। मेरा डाउट सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पेपर सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा। अगर जो गलतियाँ हैं वो रेक्टिफाई करना इज़ इम्पॉर्टेंट।
तो इनका मतलब ये है कि आपने जो मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, तो आप उसने जो गलती किया उसको आपको डाउट, जो गलती किया वो गलती आपसे दोबारा ना हो, तो डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो मॉक टेस्ट दो, फिर उसको एनालाइज करो एंड अपने हिसाब से डिसाइड करो तुम क्या करना है, ऑनलाइन देना है कि ऑफलाइन देना है। अगर तुम्हारे आसपास कोई कोचिंग है जहाँ पे तुमको ऑफलाइन मॉक टेस्ट मिल रहा है, अवेलेबल हो रहा है, तो वहाँ पे जाके बिंदास दे सकते हो। तो अभी हम बात करें, आप लास्ट ईयर आपका प्रिपरेशन कैसा था? लाइक जब एग्ज़ाम के 1 महीने बाकी थे या 15 दिन बाकी थे, 2 महीना बाकी था, तो उस टाइम में आपका पूरा डे कैसा रहता था? एक बार बोर्ड एग्जाम्स होने के बाद जेई सेकंड अटेम्प्ट हुआ, उसके बाद मैंने सीटी की प्रिपरेशन चालू की थी। मोस्टली मैं मेंस पे ही फोकस करी थी, बट मेंस 96 परसेंटाइल आया और क्लियर नहीं हो पाया कोई भी अच्छे कॉलेज में। सो बाद में सीटी पे फोकस शिफ्ट किया है। तो मैंने लास्ट 10 दिनों में मोस्टली पीवाईक्यूज किए। मेंस की वजह से अच्छा खासा थियरी और क्वेश्चंस तो बन जाते थे, बस मैं पीवाईक्यूज देख रही थी कि पैटर्न क्या होता है, कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और कितना टाइम में। सीटी और जेई में बहुत फ़र्क है नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेके, लेवल ऑफ क्वेश्चंस, लाइक कितना डिफिकल्ट है, कितना ईजी है। एमएचसीटी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस है और बहुत कम टाइम है, तो उसके लिए आपको स्पीड चाहिए। जेई मेंस में आपको दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा। हाँ, लाइक बहुत अच्छा आंसर दिया इन्होंने कि इन्होंने लास्ट टाइम में ये जेई की एस्पिरेंट थी, लाइक उनको 96 जेई में भी है, बट लास्ट टाइम जब ये सीटी देने जा रही थी उससे पहले इन्होंने पूरा पीवाईक्यू एनालाइज किया एंड टाइम को देखा, कैसा एग्जाम का अप्रोच समझा। लाइक आप भी अगर जिस सीटी देने जा रहे हो, अगर मान लो आप जेई की प्रिपरेशन की और सीटी देने जा रहे हो, तो आप भी तो सीरियस हो गए पीवाईक्यू एंड बाकी सब चीज़ें देख के, जिन्होंने बोला, इन्होंने बताया अपना पूरा एक्सपीरियंस। अभी हम बात करें आपका टाइम टेबल कैसा था पढ़ने का, आप कितने घंटे पढ़ती थी? एज सच टाइम टेबल बोला तो सुबह उठने के बाद बीच में सिर्फ खाने का ब्रेक लेना है, और रात को मैं दिन का टाइम टेबल बनाती थी, आज दिन भर में मुझे कितना करना है, तो फिर वो रात को 11 बज जाए, 10 बज जाए या शाम के 7 बजे भी कंप्लीट हो जाए, वो फिर मैटर नहीं करता। तो मतलब पर डे जितना आपको करना है उस हिसाब पर डे मुझे जितना कंप्लीट करना है आज का सिलेबस वो कंप्लीट होना चाहिए, फिर टाइम वो कंस्ट्रेंट नहीं था। लाइक इनका मतलब ये है कि ये सुबह उठती थी और डिसाइड करती थी मुझे दिन भर में क्या करना है, और इनको रात के कितने भी बज जाए ये उनको करके सोती थी। लाइक यही ना, नाइस, मस्त। अगर हम बात करें, आपको 2 आउट ऑफ कितने मार्क्स थे एमएचटीसीटी में, लाइक 99.4 बनने के लिए? मैंने खुद के मार्क्स काउंट नहीं किए थे, बट मैं मेरी एक शिफ्ट की लड़की को जानती थी जिसे 99.7 मिले थे एंड उसके अराउंड 160 मार्क्स थे। सो आई एम होपिंग अराउंड 150-140 होने चाहिए मेरे। ओके, तो इन्होंने काउंट नहीं किए थे, बट इनके शिफ्ट में जो बना था उस हिसाब से इन्होंने बता दिया उनका मार्क्स। अभी हम बात करें तो जब आपका रिजल्ट आया तो आपका रिएक्शन क्या था, घर वालों का रिएक्शन क्या था? एक्चुअली तब बहुत क्या बोलते हैं, एमएचसीटी रिजल्ट्स बहुत लेट आ गए थे एंड आई वाज वेरी सैड टू बी ऑनेस्ट कि कोई भी रिजल्ट बन नहीं पा रहा था, मीन्स नहीं हो रहा था, बिट्स क्लियर नहीं हो रहा था। एंड बाद में एमएचसीटी रिजल्ट आया तो कहीं होप दिखी, दो मेरा ड्रीम नहीं था सीटी से कोई कॉलेज में जाना, बट एटलीस्ट एक कॉलेज का दरवाज़ा ओपन हुआ, ऐसे लग रहा था कि हाँ एटलीस्ट कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा, इस अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। और घर वालों का रिएक्शन? मेरे दादा रोने लग गए थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि लाइक 99.4 आते रहते हैं बच्चों को। सबको नहीं आते, आपको आया, आपने मेहनत किया। अभी हम बात करें आपका कॉलेज लाइफ कैसा जा रहा है वीजेटीआई में, ऐसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे क्लासमेट्स है, मज़ा आता है उनके साथ रोज़ बैठने में, क्लास में दंगा करने में। सेम बन गया वैसे गया लेकिन मज़े चल रहे हैं, अभी देखते हैं आगे। अभी हम बात करें जो एमएचटीसीटी देने वाले, तो आप लास्ट टाइम उनको क्या आप टिप्स देना चाहोगे कि क्या क्या चीज़ उनको लास्ट दिनों में ध्यान रखना चाहिए? लाइक हर किसी का अप्रोच सेम नहीं होता एग्ज़ाम का। आपके स्ट्रेंथ, अपने वीकनेसेस खुद एनालाइज करो, कहाँ कम पढ़ रहे हो, क्या थियरी में कम है तो थियरी ज़्यादा पढ़ो। ऐसा नहीं है मैंने बोला कि बहुत सॉल्विंग करनी चाहिए, तो थियरी की सॉल्विंग ज़्यादा करो, क्योंकि थियरी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी कोई बच्चा वो सॉल्व कर लेता है और आपकी शिफ्ट में फिर वो आएगा परसेंटाइल है फाइनली, तो मार्क्स तो आपके ही कम आने वाले हैं। सो इक्वली बैलेंस करके चलो, आपकी वीकनेसेस को खुद एनालाइज करो, टीचर्स से बात करो, एंड हाँ घर पे अच्छे से खाओ पियो और सो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम के टाइम पे टेम्परमेंट नहीं खोलना है पेपर को देख के कि लाइक डरना नहीं है, पेपर को फेस करना है वो 3 घंटे में, क्योंकि बहुत कुछ डिसाइड होने वाला है और ईजी नहीं है। जब एडमिशन राउंड्स चालू हो गए तब पता चलता है कि बहुत कॉम्पिटिशन्स है एडमिशन राउंड्स के लिए। बहुत बच्चों का 99+ आ जाता है, मतलब मेरा इतना अच्छा रैंक आ गया, मेरा रैंक ऑलमोस्ट 1600 था।
सो यहाँ पे भी एडमिशन मेरे को फर्स्ट राउंड में मिल गया था, बट मेरी फ्रेंड जिसका रैंक ऑलमोस्ट 200 से ही मेरे से कम था, बट उसको नहीं मिल पाया. सो एक एक रैंक मैटर करता है, वो देख के चलो. ऐसा नहीं है कि हाँ ये क्वेश्चन मैं बना लूँगा, वो उस लीनियंसी के साथ कभी नहीं जाना है. अभी एक और क्वेश्चन था मेरे मन में कि हम एग्ज़ाम हॉल में क्या चीज़ का ध्यान रखें. लाइक अगर हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं तो उस टाइम पे हमको पैनिक नहीं करना. लाइक उसा क्या कर सकते हैं उस टाइम? मोस्टली पैनिक कब करते हो आप? जब आप लास्ट मोमेंट पहुंचते हो और फिर आपके मन में सब चालू हो रहता है और आप लास्ट मोमेंट पे पहुंच रहे हो, अंदर लेगा इन्विजिलेटर. टाइम पे पहुंचो, एग्ज़ाम हॉल में अपने आप को कंफर्टेबल फील करवाओ, जाके जल्दी बैठो, उस एनवायरनमेंट के साथ क्या बोलते हैं फ्रेंडली हो जाओ. सो जल्दी जाके उस एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालने की कोशिश करो, इज़ ऑल व्हाट आई मीन. ऐसे गड़बड़ी में सब नहीं करना है, जाके बैठने के वहाँ पे लेट कुछ नहीं मिलने वाला है. हाँ, मतलब मेनली यही कि टाइम से पहुँचो एग्ज़ाम हॉल एंड डॉक्यूमेंट सब प्रॉपर क्लियर होके जाओ यार. वहाँ पे जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो. लाइक तुम्हारे पास ऑलरेडी एग्ज़ाम का टेंशन, ऊपर से तुम अलग टेंशन पाल रहे हो, तो वो सब गलती मत करना. तो इसी के साथ हाँ बोलो. लाइक अपनी 2 साल की मेहनत पे वो एक दिन की वजह से पानी नहीं फिरना चाहिए. सो अपने हाथ में जो है ना वो फुल्ली अच्छे से करो, बाकी तो फिर थोड़ा लक का पार्ट है और वो हमेशा रहेगा. हाँ, देखो लक आता है, बट अगर तुम्हारी मेहनत में दम है ना तो लक भी तुम्हारा साथ देगा, उसका कोई बड़ी बात नहीं है. तो निश्चिता जी आपका थैंक यू, आपने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया एंड मेरे चैनल पे आप फीचर हुई. थैंक यू बोल दिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक कर देना. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.